नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 10 जो आज के करंट के क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब चलते हैं आज के इतिहास की तरफ कि आज का जो इतिहास रहा है वो क्या है। आज का इतिहास ये रहा है कि 1851 में न्यूयॉर्क डेली टाइम्स अखबार जो है पहली बार निकाला गया था। आप ध्यान रखना कब, 1851 में। पिछली बार ये एसएससी जीडी में पूछा भी गया था ये वाला क्वेश्चन कि द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कब निकाला गया था। तो ध्यान रखना आपका न्यूयॉर्क जो अखबार है वो 1851 में निकाला गया था। इसके अलावा ध्यान रखना एक और अच्छा क्वेश्चन है नागालैंड। नागालैंड एक आपका ऐसा राज्य है जहां पर आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है, अंग्रेजी है। तो नागालैंड की अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया था, आज ही के दिन 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला एक और आपका है कि 1992 में क्या हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के क्या हुए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो है क्या हुआ था, ये 1892 है भाई, 1892 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1919 में हॉलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ध्यान रखना 1919 और 1920। 1920 में जो अधिकार मिला था वो मिला था अमेरिका में और 1919 में जो अधिकार मिला था वो मिला था आपका हॉलैंड में। पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आपका पेपर में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दरअसल अभी हाल ही में क्या किया गया है, आपके गुजरात राज्य की पहली जो है रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। ये रैपिड रेल कोई नई वाली रेल नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि शुरू में इसका नाम रखा गया था T18, उसके बाद इसका नाम रखा गया वंदे भारत। क्या कर दिया, इसका वंदे भारत नाम कर दिया और उसके बाद अब इसका नाम जो है वो क्या कर दिया, नमो रैपिड रेल कर दिया। क्या नाम कर दिया इसका, नमो रैपिड रेल। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम क्या कर दिया, नमो रैपिड रेल कर दिया। अगला एक क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनना कि भुज से अहमदाबाद, भुज जो जिला है भुज से अहमदाबाद तक ये ट्रेन जो है चलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना इसका पुराना नाम मैंने आपको बता दिया T18 था और 15 फरवरी 2019 को क्या किया था, भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया था। अगला एक क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे तेज गति की ट्रेन, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे तेज गति की ट्रेन कहां पर है तो चीन में है और संघाई मैगलेव है। ठीक है, क्या नाम है, संघाई मैगलेव ट्रेन जो है दुनिया की सबसे तेज गति की क्या है, ट्रेन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिकेटर यूनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिलाड़ी चुना गया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं। अगर तुम्हारा एग्जाम अगले महीने में है, कब, आपका अक्टूबर में है एमटीएस वाले, ध्यान रखो एमटीएस का जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन सुपर मोस्ट है, पेपर में आएगा। दरअसल ये क्या है कि आपका जो ये खिलाड़ी है ये पूछना चाह रहा है ये कौन से देश का खिलाड़ी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका के जो आप ध्यान रखना कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ आईसीसी के जो खिलाड़ी हैं वो दोनों ही कहां के हैं, श्रीलंका के हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं डुनिथ वेलाजेल जो ये पुरुष वर्ग में है और महिला का नाम है हर्षिता समारा विक्रमा, ये महिला वर्ग की है। इससे पहले आप ध्यान रखना कि भारत में भी पिछली बार जो पिछले जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड दिए गए थे तो वो किसको दिए गए थे, वो आपके स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को दिए गए थे। किसको, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को दिए गए थे। विराट कोहली को ध्यान रखना है, विराट कोहली को 2023 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, सूर्य कुमार यादव को। और अगर आपसे पूछा जाए उस्मान ख्वाजा के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा जिनको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में दिया गया है। ध्यान रखना तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना कि T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है। अगला, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पर्यटन होता था वो या तो होता था आपका कहां पर,
या तो होता था आपका वाराणसी में या होता था आगरा में। अब की बार वाराणसी और आगरा को पछाड़कर सबसे ज्यादा जो पर्यटक अगर कहीं आए हैं तो वो कहां पर आए हैं, आंसर आ जाएगा आपका अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी में आपके जो है क्या आए हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। पूरे देश में आप ध्यान रखना, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि कुल उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ पर्यटक आए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कितने, 33 करोड़। ध्यान रखना कितने करोड़, 33 करोड़ पर्यटक आए और उन 33 करोड़ पर्यटकों में सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर आए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आए। ठीक है, और वो अकेले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक आए हैं। दूसरे नंबर पर आपका रहा है कौन सा, वाराणसी। दूसरे नंबर पर क्या रहा आपका, वाराणसी। तो ध्यान रखना है आपको पर्यटन के मामले में उत्तराखंड और आपका जो ऊटी वाला जो क्षेत्र है उसको भी पछाड़ के इस समय उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा अयोध्या से और 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अयोध्या शहर आपका सरयू नदी के किनारे पर है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी शैली पूछ सकता है, तो अयोध्या में राम मंदिर जो बना है वो नागर शैली का मंदिर है। इसके अलावा कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या के जो राम मंदिर को बनाया है वो किसने बनाया है, इसके वास्तुकार जो है वो कौन है, बनाने वाले चंद्रकांत बी सोमपुरा। कौन है, चंद्रकांत बी सोमपुरा इसको बनाने वाले हैं। और ध्यान रखना जो मूर्ति जो बनी है इसकी, तो भगवान राम की जो मूर्ति बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, वो आप ध्यान रखना अरुण योगीराज के द्वारा भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है। ठीक है, पहली पाकिस्तानी जो एम्पायर बनने वाली जो पहली पाकिस्तानी महिला है वो कौन है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बता देना कि सर इनका आंसर है, इसका आंसर है सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज को क्या बनाया गया है, सलीमा इम्तियाज को क्या बनाया गया, पाकिस्तान की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय एम्पायर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि अब जो वहां पर आईसीसी के जो मेंस वुमेन्स टूर्नामेंट होंगे तो पहले ये वुमेन्स के जो मैच होंगे उनमें एम्पायरी करेंगी, उसके बाद अगर स्थिति सही रही तो ये मेंस जो क्रिकेट मैच होंगे उनमें भी एम्पायरी करती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा ध्यान रखना कि वर्तमान में पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोहसिन नकवी हैं। कौन है, सैयद मोहसिन नकवी जो है वो कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हैं। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो अगर आपसे पूछा जाए तो कौन पूछा जाएगा, रोजर बिन्नी है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर भी क्या निकल कर आएगा, जय शाह ही आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, जय शाह आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद जिसको एमएसडीसी बैठक कहा गया, तो एमएसडीसी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, समुद्री राज्य विकास परिषद की एमएसडीसी की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो आप ध्यान रखना इसका आयोजन भारत के सबसे छोटे राज्य है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता होगा कहां पर किया गया, गोवा में किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में क्या किया गया, गोवा में राज्य समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई बार पूछा जाएगा इसमें काम क्या होंगे। दरअसल ये क्या होगा कि जो हमारा समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, उसके आसपास के जितने भी जो बीच है उस पर किस तरीके से काम किया जाए, उसका रीडेवलप कैसे किया जाए, उस सब के लिए जो है ये बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसमें कुल मुद्दे कितने उठाए गए, तो समुद्र से जुड़े हुए इसमें कुल 80 मुद्दे उठाए गए हैं। और सबसे बड़े जो मुद्दे थे उनका नाम था कि बंदरगाहों का किस तरीके से आधुनिकीकरण किया जाए और एक बंदरगाह की दूसरे बंदरगाह से कनेक्टिविटी किस तरीके से की जाए, ये इसके सबसे बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा ध्यान रखना कि केंद्र इसका जो है अगर आपसे पूछा जाए क्या था, इस पूरी बैठक का जो केंद्र अगर आपसे पूछा जाए क्या था, तो वो ये था कि बंदरगाहों की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, बंदरगाहों की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, वो इसका क्या था, बैठक का केंद्र था।
और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि आपके समुद्री राज्य विकास परिषद के मंत्री अगर आप कौन है, तो आंसर आ जाएगा सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। पिछली बार ये वाला मंत्रालय जो दे रखा था, ये दे रखा था नितिन गडकरी को, अब की बार जो है सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इसके अलावा ध्यान रखना, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है उसका नाम क्या है? कृष्णापट्टनम, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? शंघाई, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो बंदरगाहों से इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। इससे आपसे मैं एक क्वेश्चन अगर और पूछूं कि हाल ही में भारत का सबसे ज्यादा हाईटेक बंदरगाह कौन सा है जो चर्चा में रहा तो भारत का जो सबसे ज्यादा हाईटेक बंदरगाह है, हाईटेक बंदरगाह भी आपका कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है हाईटेक बंदरगाह ही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? जन सुनवाई पोर्टल जो है वो किसके द्वारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जो है वो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया? विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बताओ कौन है? तो आप इसको बता सकते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? ध्यान रखना, जन सुनवाई पोर्टल, जन सुनवाई पोर्टल जो है वो क्या किया गया है? जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया गया है। क्लियर है? जन सुनवाई पोर्टल जो है क्या किया गया? शुरू किया गया। इसमें कुछ मुख्य बातें करते हैं। तो यहां पर यह बात की गई है कि जो व्यापार और उद्योग के मुद्दे हैं उनको जो है क्या किया जा सकता है? एक दूसरे से कनेक्ट करके उनको संबोधित किया जा सकता है। इसके अलावा इससे क्या होगा? इस पोर्टल से काम क्या होगा? तो जो एक दूसरे से संचार में जो बाधाएं आ रही हैं उस बाधाओं को हम क्या कर सकते हैं? उनमें सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की इसमें अनुमति मिल जाएगी कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है तो आप उसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड और वाणिज्य और उद्योग जो पूरा मामला है, इन सारे बोर्डों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दरअसल चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, इनकी जो जन सुनवाई है इनको सुनने में बड़ा समय लग जाता है कि इनकी जो क्वालिटी है और किस तरीके से इनका व्यापार चलना है, किस तरीके से इनके रेट बढ़ने हैं घटने हैं, उस पर निर्णय एकदम से नहीं आ पाता। तो इसके शुरू होने से क्या हो जाएगा? इसके शुरू होने से इन सारे बोर्डों को जो है लाभ मिल जाएगा। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है, तो वाणिज्य मंत्री और रेल मंत्री भारत के एक ही है, नाम क्या है? पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल जो है वो क्या है? वाणिज्य मंत्री है। अगला एक क्वेश्चन और आ जाए कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या कहा जाएगा? एनडीबी, ठीक है, एनडीबी का नया सदस्य बना है। एनडीबी का अगर आपसे पूछा जाए नया सदस्य देश कौन बना है, तो एनडीबी का नया सदस्य देश बना है आपका अल्जीरिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या बना है? जो ब्रिक्स देश हैं उन देशों का एक बैंक है एनडीबी, उस बैंक का क्या बना है? सदस्य बना है। इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूं। अल्जीरिया इसका आंसर है। एनडीबी की अगर बात करें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्राजील 2014 में इसकी घोषणा की गई थी कि हम एक जो है क्या बनाएंगे? एक बैंक बनाएंगे। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो मुख्यालय एनडीबी का संघाई शहर चीन में है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि आपका जो ब्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है, तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, आप ध्यान रखना BRICS में क्या होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ब्रिक्स के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो आप बता सकते हैं कि मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो है वो क्या है? वर्तमान में जो आपका ब्रिक्स है इसके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से देश के हैं, तो ध्यान रखना ब्राजील। ब्राजील की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो ब्राजीलिया है। ब्राजील में जो ज्यादा भाषा बोली जाती है वो पुर्तगाली है। अल्जीरिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
तो अल्जीरिया की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है तो इसका है अल्जीरिया दिनार। अल्जीरिया दिनार इसकी क्या है, मुद्रा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा होगी इसकी अल्जीरिया दिनार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रही इरूला जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है। दरअसल ये इरूला जो जनजाति है आपको दिख रहा होगा कि ये किसके लिए ये जानी जाती है, दुनिया भर के जो विषैले सांप हैं उनका संरक्षण करना और संरक्षण के साथ साथ उनको पकड़ना, उसके लिए जो है ये इरूला जनजाति जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस किस राज्य में है तो आप बता सकते हैं कि ये जो जनजाति है आपकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है। कहां पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में ये जनजाति है। इसके अलावा ध्यान रखना कि भारत में इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि भारत की जो सबसे पुरानी जनजातियां हैं उन पुरानी जनजातियों में से सबसे प्रमुख जो पुरानी जनजाति है वो कौन सी है, आपकी इरूला जनजाति है। विशेष रूप से भारत की जो सबसे कमजोर लाइन है, सबसे जो गरीब वर्ग है, उस गरीब वर्ग में इरूला जनजाति क्या आती है, सरवाइव करती है। तमिल और कन्नड़ से संबंधित जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कन्नड़ और तमिल और थोड़ी बहुत मलयालम भाषा जो है क्या करते हैं, ये बोलते हैं। इनका जो निवास स्थान है तमिलनाडु, केरल और कहां पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। इसके अलावा ध्यान रखना सांपों को बचाने और विष को निकालने में ये क्या होते हैं, एक विशेषज्ञ होते हैं। जो सांप काटते हैं, सांप को काटने के बाद जो विष छोड़ते हैं उसकी दवाई बनाने के लिए, विषैले सांप पकड़ने के लिए, और जो सांप काटने के बाद जो एंटीटोड बनाए जाते हैं ना सांप के जहर के, तो उस जहर को कलेक्ट करने के लिए ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जनजातियों में से एक है। इसके अलावा इनके प्रमुख देवता से भी एक दो बार क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखना इनके प्रमुख देवता का नाम है कनम्मा, और कनम्मा जो है वो क्या है, आपके एक नाग से संबंधित है। अगला एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये आपको पता ही है कि हर बार एसएससी में ये क्वेश्चन आता ही आता है त्योहार से, तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा जो है क्या की जाती है, मनाई जाती है। मतलब ओणम जो राज्य है, ओणम राज्य, सॉरी ओणम जो त्योहार है, ओणम त्योहार किस राजा की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या है, राजा महाबली। ओणम त्योहार की अगर बात करें तो ओणम त्योहार आपका कहां पर, केरल राज्य में जो है मनाया जाता है। ये क्या कहा जाता है कि जो फसल है ना, फसल आने के लिए, फसल आने के लिए, फसल आने के लिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है कि अगर फसल नहीं आई तो भगवान हमारी जो है फसलें क्या करना, अच्छी फसल पैदा करना। इसके अलावा ये त्योहार आप ध्यान रखना, राजा महाबली के अलावा ये त्योहार जो है कितने दिनों तक चलने वाला है, 10 दिन तक चलने वाला है। इस त्योहार के दौरान एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, और उस नौका दौड़ को क्या कहा जाता है, वलम कल्ली। वलम कल्ली क्या है, तो आप ध्यान रखना, वलम कल्ली जो है एक नौका दौड़ प्रतियोगिता है। क्या है, नौका दौड़ प्रतियोगिता। नौका दौड़ प्रतियोगिता अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो नौका दौड़ प्रतियोगिता आपकी वलम कल्ली है। क्लियर है। अब आपको अगले लास्ट सवाल पर लेकर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल है कि उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में उसका प्रारंभिक परीक्षण जो है क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। दरअसल ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक भारत जो डीआरडीओ है, जो भारत के लिए क्या बनाती है, हथियार बनाती है, और इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय है उसने इसको अनुमति दे दी है। तो इस टैंक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टैंक है आपका क्या, जोरावर। टैंक आपका जोरावर है, डीआरडीओ के द्वारा जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। और लाइट टैंक का मतलब क्या है, ये एक हल्के प्रकार का टैंक है। कैसा टैंक है, ये एक हल्का टैंक है। इसमें ध्यान रखना कि इसको बनाया किसने, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। अगर डीआरडीओ की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा डॉक्टर समीर बी कामत जो है वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं।
तो आज के जितने भी 10 क्वेश्चन है आपने यहां तक पढ़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास में और अच्छे तरीके से और बढ़िया से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे एग्जाम सिलेक्शन पर। यहां हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।